अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब लोग और आपकी फैमिलीज ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको मज़ीद अपने हिफ्ज़ मान में रखे और अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए और हमारे इदारे के लिए, हमारे कॉलेज के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और उम्मत मुस्लिमा को, पूरी दुनिया के लोगों को भी अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और कोरोना वायरस के जो असरात है इससे दूर फरमाए और जल्दी से कोरोना वायरस को अल्लाह ताला जो है वो दुनिया से दूर कर दे। हम क्लास हम लोग अपना डॉक्यूमेंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड जो शुरू किया हुआ था उसकी एक लास्ट कैटेगरी बाकी है हमारी, फाइनेंशियल एंड फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स, वो आज हम लोगों ने करने हैं। तो कोशिश है कि इसे एक सेशन में कंप्लीट कर लिया जाए, लेकिन ये एक लेंथी टॉपिक है तो ये दो दो उसमें सेशन में भी जा सकता है। एनीवेज क्लास, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपको दो बातें बताना मकसद है, दो बातें बताना ज़रूरी है। नंबर एक के वॉइस क्वालिटी जो है वो इसकी वीडियो की कुछ कम हो सकती है, तो उसको बेटर करने के लिए आप लोग ईयरफोन या हैंड फ्री इस्तेमाल करें ताकि वो आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। और दूसरा ये है कि ये आप लोगों को जो रिमाइंड करवाना कि हमारी हर क्लास के जो हमारी एक आर की क्लास होती है, कॉलेज की रेगुलर क्लास होती है, उसके इन लिeu जो हमारे पास ऑनलाइन जो होंगे सेशन जो होंगे वो जो वो दो हिस्सों में तकसीम होंगे। एक पोर्शन उसका रिकॉर्डेड फॉर्म में जो ये वाली वीडियो आपके पास है, और दूसरा जो इसमें आपके साथ जो शेड्यूल शेयर किया गया है जिसमें टीचर ऑनलाइन आएगा, जिसमें आप टीचर के साथ इसी रिकॉर्डेड जो सेशन है इसके रिलेटेड डिस्कशन और क्वेश्चन आंसर कर सकेंगे। तो क्लास हम लोग अपने काम को शुरू करने से पहले जो है जो डॉक्यूमेंट्स है चार से पहले जो हमने किए हैं उसको एक नज़र देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास जो पहले ऑफिशियल डॉक्यूमेंट थे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से पहले कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स और ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट, ये चार उसमें कैटेगरी थी। अब उसके बाद पांचवी कैटेगरी में हम लोग आ रहे हैं जो है फाइनेंशियल और फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स की। जी क्लास, फाइनेंशियल और फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स क्लास हमारे पास तीन तरह के आ रहे हैं। जो यहाँ पर हमारे सामने प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल ऑफ एक्सचेंज के बाद डी और डीपी है। हम बात करते हैं पहले प्रॉमिसरी नोट की। प्रॉमिसरी नोट आप लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। प्रॉमिसरी नोट जो है, जो बायर होता है वो इशू करता है कि जी इतनी रकम मुझे इन गुड्स के अगेंस्ट जो है मुझे इस बंदे को अदा करनी है और इस तरीके से जो है वो मैं पेमेंट करने का इस डेट तक जिम्मेदार हूँ। प्राइमरी नोट फॉरेन ट्रेड में बहुत कम इस्तेमाल होता है, तकरीबन ना होने के बराबर। जो ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होता है, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज है। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है इंटरनेशनल ट्रेड में ड्राफ्ट के नाम से जाना जाता है, और जो लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन होता है इंटरनेशनल ट्रेड में, जो बैंक्स में लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन होता है उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट तो गारंटी होता है इंपोर्टर बैंक की तरफ से कि दैट द इंपोर्टर विल मेक द पेमेंट, अदरवाइज इंपोर्टर बैंक वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट। और जो ड्राफ्ट होता है ये पेमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज पेमेंट का इंस्ट्रूमेंट होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट पेमेंट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेटर ऑफ क्रेडिट गारंटी इंस्ट्रूमेंट है और बिल ऑफ एक्सचेंज पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, ये दोनों में फ़र्क है। तो क्लास हम लोग इसमें आते हैं। आपको पता है कि जो ड्राफ्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज है वो दो तरह का है, एक साइट बिल ऑफ एक्सचेंज है और एक यूजर्स बिल ऑफ एक्सचेंज है। ये हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। जो साइट बिल ऑफ एक्सचेंज है, साइट ड्राफ्ट है ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जिसकी मौके पे पेमेंट होती है, और जो यूजर्स बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसमें टाइम पीरियड इन्वॉल्व है उसको यूजर्स बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। यूजर्स बिल ऑफ एक्सचेंज 30 दिन का, 60 दिन का, 90 दिन का और 120 दिन का, और इस तरीके से हो सकता है। तो जो यूजर्स बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जिसमें टाइम पीरियड इन्वॉल्व हो। वेल क्लास, ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। उसके बाद हम इसकी डिफरेंट टाइप्स की तरफ आते हैं। डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे हमारे सामने आ रही जो 8 तरह की हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्लीन बिल आ रहा है। थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं फिर हमें क्लीन बिल के बारे में पता चलेगा। क्लीन बिल को डिफाइन अगर करना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जो ट्रेड डॉक्यूमेंट से अलहदा फ्लोट हो, ड्रा हो और इस्तेमाल किया जाए उसे क्लीन बिल बोलते हैं। और जो डॉक्यूमेंट्री बिल है ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जो फॉरेन ट्रेड के डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो भेजा जाए।
जो 1 और 2 हैं दोनों, ये जो है इनका पेयर है बिल का, क्लीन बिल और डॉक्यूमेंट्री बिल। क्लीन बिल जो है जो डॉक्यूमेंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड के साथ ना हो, और डॉक्यूमेंट्री बिल ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जो फॉरेन ट्रेड के डॉक्यूमेंट्स के साथ विड्रॉ हो। अब कैसे इसको जरा समझिएगा, उसको हम देखते हैं बैकग्राउंड में जाके। प्लस एक्सपोर्टर जब अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स पूरे कर रहा होता, बना रहा होता है, गुड्स बना रहा होता है, और गुड्स को जब कंप्लीट कर लेता है तो फिर उसको जो कार्गो कंपनी को हैंड ओवर करता है, तो कार्गो कंपनी फिर उसे बिल ऑफ लैडिंग इशू कर देती है। वो इस तरीके से ये भी डॉक्यूमेंट लेता है और अपने डॉक्यूमेंट पूरे कर लेता है, और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो पूरे कर लेता है जो लेटर ऑफ क्रेडिट के क्लॉज 46A में मेंशन किए गए होते हैं, 47A की एडिशनल कंडीशंस को भी देखता है और उसको भी पूरा करने की कोशिश करता, पूरा करता है। और पूरा करने के बाद फिर पेमेंट के लिए अपने केस को अपने बैंक के थ्रू इंपोर्टर बैंक के पास पुटअप करता है, और उन जो केस को जो भेजता है, केस में तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें बिल ऑफ लैडिंग है, जिसमें कमर्शियल इनवाइस है, जिसमें हेल्थ एंड वेटरनरी सैनिटरी सर्टिफिकेट, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट है। इस तरीके से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और पेमेंट के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि ड्राफ्ट भी साथ लगा दिया जाता है। और इस तरीके से जो एक्सपोर्टर बैंक होता है वो पूरे केस को यानी कि डॉक्यूमेंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड प्लस जो ड्राफ्ट यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको लेकर इंपोर्टर बैंक के साथ पेमेंट नेगोशिएट शुरू करता है। प्लस ये वाला जो बिल है इसको डॉक्यूमेंट्री बिल बोलते हैं। क्लीन बिल क्या होता है और कब इस्तेमाल होता है? प्लस बाज़ औक़ात ये होता है कि जो जब ट्रेड ट्रांजेक्शन शुरू में ही शुरू हो रही होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन हो गया होता है, तो जो उससे पहले इनके दरमियान में तय हुआ होता है, एक्सपोर्टर कहते हैं जी कि आपकी जो ये जो ऑर्डर है काफ़ी बड़ा ऑर्डर है, इसको बनाने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे दरकार है और मेरे पास इतनी अमाउंट नहीं है। आप ऐसे करें कि उसमें से 25% मुझे फौरी तौर पर आप प्रोवाइड कर दें। तो जो इम्पोर्टर है वो भी कहता है जी मेरे पास अमाउंट नहीं है, लेकिन मैं बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू जो है आपको अमाउंट जो है वो अरेंज करवाता हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज आपको पता है कि इसमें एक ड्रॉर होता है, एक ड्राई होता है, कि इसमें जो बिल ऑफ एक्सचेंज जो ड्रा करेगा वो सेलर ड्रा करेगा, जो बायर है वो उसकी एक्सेप्टेंस देगा, और फिर बिल ऑफ एक्सचेंज वापस सेलर के पास आ जाएगा, सेलर उसको इस्तेमाल कर सकेगा, बेच सकेगा और डिस्काउंट करवा सकेगा बैंक से। क्लीन बिल कैसे इस्तेमाल हो रहा है? क्लीन बिल जब जब उसको कुछ पेमेंट पहले चाहिए होगी गुड्स बनाने के लिए मैन्युफैक्चरर को, सेलर को, एक्सपोर्टर को, वो बिल जो है ड्रॉ करेगा, कुछ अमाउंट का जो उनके दरमियान एग्रीड होगा, इंपोर्टर्स के एक्सेप्टेंस देगा, और वो जब एक्सपोर्टर के पास आ जाएगा तो एक्सपोर्टर उस बिल को लेकर अपने बैंक के पास जाएगा और उससे उसको डिस्काउंट करवा लेगा, और इस तरीके से वो जो है वो अपनी पेमेंट अरेंज कर लेगा। तो ये जो बिल ड्रा हुआ इसमें फॉरेन ट्रेड के डॉक्यूमेंट्स किसी भी तौर पर अटैच नहीं है क्लास। तो ये जो बिल है ये हमारे पास क्लीन बिल है। क्लीन बिल मीन जिसमें डॉक्यूमेंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड अटैच ना हो, डॉक्यूमेंट्री बिल जिसमें डॉक्यूमेंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड साथ अटैच हों। उसके बाद क्लास हम लोग आते हैं नेक्स्ट में तीसरे जो है शॉर्ट बिल और लॉन्ग बिल। ये पेयर इकट्ठा ही दे दिया गया है। शॉर्ट बिल इस तरह के बिल होते हैं जिसका ड्यूरेशन 3 महीने के लिए होता है, और लॉन्ग बिल का ड्यूरेशन 3 महीने से ज़्यादा के लिए होता है, 3 महीने से लेकर 1 साल तक भी रहता है। ये लॉन्ग बिल के इसके कहलाता है, 3 महीने तक का शॉर्ट बिल कहलाता है। ये शॉर्ट बिल और लॉन्ग बिल जो है ये यूजर्स में इस्तेमाल हो रहे हैं जो 3 महीने और 1 साल के लिए होते हैं। नॉर्मली शॉर्ट बिल इस्तेमाल होते हैं क्लास। उसके बाद बैंक बिल है और ट्रेड बिल है। ये बैंक बिल और ट्रेड बिल क्या है, ये बड़े मजे की और समझने की बात है क्लास। क्लास जो सेलर है उसे अपने पेमेंट को सिक्योर करने का मुकम्मल इख्तियार है, और जब बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है सेलर की तरफ से तो उसको एक्सेप्ट जो है इंपोर्टर ने करना होता है। लेकिन सेलर जो है वो चूंकि दूसरे मुल्क से ताल्लुक़ रख रहा होता है तो वो कह सकता है कि जी मुझे जो है ट्रेडर की एक्सेप्टेंस के बजाय, मुझे ट्रेड बिल की बजाय मुझे बैंक बिल चाहिए। प्लस आधा सी बात यह है कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज की एक्सेप्टेंस इंपोर्टर दे, बायर दे तो उसको ट्रेड बिल बोलते हैं, और अगर उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो बैंक दे तो फिर उसको बैंक बिल बोलते हैं। कौन सा बैंक? इंपोर्टर बैंक दे। और ये चाहे तो ये कंडीशन रख सकता है सेलर पे जी जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो बैंक दे, ताकि मुझे मजीद प्रॉब्लम्स में ना जाना पड़े अगर किसी सूरत में
ट्रेड एक्सेप्टेंस में बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है तो उसको लीगलाइज करवाने का प्रोसेस और उसके जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं मैं उससे बचना चाह रहा हूँ, मुझे बैंक एक्सेप्टेंस चाहिए। बिल ऑफ एक्सचेंज की एक्सेप्टेंस अगर बैंक दे, इंपोर्टर बैंक दे तो बैंक बिल, और अगर इंपोर्टर खुद दे तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेड बिल। प्लस उसके बाद हम लोग आते हैं अकोमोडेशन बिल। क्लास अकोमोडेशन बिल इस तरह के बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं जो ट्रेड के अलावा इस्तेमाल होते हैं। ट्रेड के अलावा इस्तेमाल होने से मतलब क्या? प्लस अकोमोडेशन बिल इस तरह के बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं जो ट्रेड के बगैर ही एक पार्टी दूसरे पहले पे ड्रॉ करती है ताकि दोनों पार्टीज जो है वो बैंक से जाकर इसको डिस्काउंट करवा लें और कुछ पैसे वो इस्तेमाल कर लें। ये अकोमोडेशन बिल का मकसद जो है ट्रेड करना नहीं होता बल्कि एक दूसरे के लिए फाइनेंशियल या फाइनेंसिंग नीड्स को पूरा करना होता है। एक मिनट की खांसी हो गई है। जी सॉरी क्लास। ये क्लास अकोमोडेशन बिल आपको बताया कि इसमें किसी भी तरह की ट्रेड नहीं होती बल्कि दोनों पार्टीज एक दूसरे की फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं और डिस्काउंट करवा लेते हैं, और जब ड्यू डेट आती है तो दोनों अपनी पेमेंट्स कर कर अपने जो जो लाइबिलिटीज उसको मीट कर लेते हैं। उसके बाद डीए बिल और डीपी बिल की तरफ आते हैं क्लास। डीए स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस और डीपी डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। ये क्या चीज़ें हैं क्लास? क्लास जैसे अभी आपको बात बताई जा रही थी कि एक्सपोर्टर जो है वो अपना तमाम केस बनाकर तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे कर कर जो लेटर ऑफ क्रेडिट के 46 से क्लॉज में मेंशन किए गए होते हैं और 47 की कंडीशंस होती हैं उसमें जिसके रेलिवेंट होती हैं उसे मुकम्मल करके अपने केस को अपने एक्सपोर्टर बैंक के थ्रू इंपोर्टर बैंक को जब देता है तो इंपोर्टर बैंक उसको जब देखता है तो उसके साथ पेमेंट का डॉक्यूमेंट भी होता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। अगर वहां पर मौके पे ही बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू पेमेंट होनी हो जिसको हम लोग बोलते हैं जो स्पॉट बिल बोलते हैं या जिसको साइट बिल बोलते हैं, साइट बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, साइट ड्राफ्ट बोलते हैं, तो फिर हम कहेंगे कि डीपी डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट के डॉक्यूमेंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड एक्सपोर्टर बैंक ने इंपोर्टर बैंक को दिए, उसने चेक किए और पेमेंट नेगोशिएट होते हुए उसने साथ ही पेमेंट कर दी। इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट हुई है। तो उसमें जो बिल ऑफ एक्सचेंज भी इस्तेमाल हुआ है वो इस्तेमाल हुआ है इसमें साइट वाला, साइट बिल ऑफ एक्सचेंज या साइट ड्राफ्ट। डीपी में साइट बिल इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट में साइट बिल इस्तेमाल होता है। और डीए डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस माने बता रहा है कि इसमें यूजर्स बिल ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल होगा। अगेन डॉक्यूमेंट्स जब पुटअप किए जाएंगे एक्सपोर्टर बैंक की तरफ से इंपोर्टर बैंक, पेमेंट नेगोशिएट की जाएगी और जो डॉक्यूमेंट्स ओके होंगे तो इंपोर्टर बैंक जो बिल ऑफ एक्सचेंज पे एक्सेप्टेंस देकर डॉक्यूमेंट्स ले लेगा और बिल ऑफ एक्सचेंज चला जाएगा एक्सपोर्टर बैंक तक। एक्सपोर्टर के पास जो उसे डिस्काउंट करवाकर अपने फाइनेंशियल नीड को पूरा कर लेगा। तो इसमें यूजर्स इस्तेमाल होता है, यूजर्स ड्राफ्ट यानी कि यूजर्स बिल ऑफ एक्सचेंज किसमें? डीए में, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस में। क्लास जब डीए इस्तेमाल होगा तो फिर होगा क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज चला गया, अल्लाह भला करे आप लोगों का, एक्सपोर्टर बैंक के पास। एक्सपोर्टर बैंक के पास चला गया एक्सपोर्टर के पास। एक्सपोर्टर उसको दो तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। नंबर एक, फौरी तौर पर बैंक से जाके इसको डिस्काउंट करवा दे या बेच दे और अपने पैसे ले ले, या दूसरा उसको ड्यू डेट तक अपने पास रिटेन करे। जब ड्यू डेट आए तो ये 8वें नंबर पॉइंट बनेगा, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को भेज दिया जाए बैंक के पास फॉर कलेक्शन। जब अपने बैंक के पास भेजे कि इसको इंपोर्टर बैंक से इसकी कलेक्शन ले लें, तो इसको कहेंगे बिल फॉर कलेक्शन। जब ड्यू डेट पे बिल को भेजा जाएगा कलेक्शन के लिए तो बिल फॉर कलेक्शन। इसको एक्सपोर्टर भी भेज सकता है और अगर उसने डिस्काउंट करवा लिया और वो अपने पास एक्सपोर्टर बैंक के पास पड़ा हो तो एक्सपोर्टर बैंक भी इसको बिल फॉर कलेक्शन कर सकता है। अगर उस बैंक ने भी किसी और को बेच दिया हो, अगर सेंट्रल बैंक से भी डिस्काउंट करवा लिया हो तो वो भी बिल फॉर कलेक्शन कर सकता है। तो जहाँ पे भी बिल पड़ा होगा ड्यू डेट पे जाकर बिल फॉर कलेक्शन बनेगा, बिल फॉर कलेक्शन के जरिए ये अपनी अमाउंट लेगा। तो क्लास ये जो है हमारा इसके डिफरेंट टाइप्स थी बिल ऑफ एक्सचेंज की जो हमने इसमें पढ़ी हैं। और उसके बाद जो है इसके दूसरे पोर्शन की तरफ हम लोग आते हैं। तो
इसमें दूसरे पोर्शन में हमारे पास जो डीए और डीपी आ रहा है, दूसरा पोर्शन भी, और ये तीसरी इसमें फाइनेंशियल फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट भी है। क्लास अभी जो हमने इससे पहले बात की उसमें हमने ये बात की कि अगर डॉक्यूमेंट्स जो एक्सपोर्टर ने प्रेजेंट किए हैं अपने बैंक के थ्रू इंपोर्टर बैंक के सामने, उसमें फौरी पेमेंट होनी है तो साइट बिल है और फौरी पेमेंट हो जाएगी और डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाएंगे। और अगर उसमें एक्सेप्टेंस इन्वॉल्व है तो फिर आगे ये प्रोसेस चल सकता है। तो क्या प्रोसेस है कि वहाँ पर बैंक ने एक्सेप्टेंस दी या बैंक ने नहीं, हम कहते हैं जिसमें लेट से ट्रेडर एक्सेप्टेंस दी, तो ट्रेडर ने एक्सेप्टेंस दी, इंपोर्टर ने एक्सेप्टेंस दी, इंपोर्टर ने बायर ने उसकी एक्सेप्टेंस दी, बिल ऑफ एक्सचेंज की ड्राफ्ट की, वो इंपोर्टर बैंक के थ्रू एक्सपोर्टर बैंक के पास गया, एक्सपोर्टर बैंक के थ्रू एक्सपोर्टर के पास बिल ऑफ एक्सचेंज चला गया, ड्राफ्ट चला गया, एक्सेप्टेड और डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर हो गए। तो जब ड्यू डेट आई तो बिल ऑफ एक्सचेंज और कलेक्शन के लिए भेजा गया, कलेक्शन के लिए जब भेजा तो इसमें एक पॉइंट में वो डिसऑनर हो गया। क्लास ये बड़ा रेयर होता है, ये बहुत कम होता है कि इस तरीके से ये सिचुएशन अराइज हो। नॉर्मली इंटरनेशनल ट्रेड में बैंक्स जो है इसको फैसिलिटेट करते हैं और अपनी पोजीशन को मुकम्मल सिक्योर करते हैं। वेल एनीवेज फिर भी अगर बिल ऑफ एक्सचेंज इस तरीके से ट्रेडर एक्सेप्टेंस जो है वो डिसऑनर हो गई, हाँ अगर बैंक एक्सेप्टेंस हो तो इसके डिसऑनर होने के ना होने के बराबर चांसेस हैं, लेकिन ट्रेडर एक्सेप्टेंस फॉर एग्जांपल अगर है तो बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया। अब जब बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया तो प्रॉब्लम बन गई। बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होने के बाद जो है इंपोर्टर बैंक जो है उसकी लायबिलिटी अराइज हो जाती है, क्योंकि उसने लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू उसने बैंक को पेमेंट की गारंटी दी होती है। पेमेंट इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया, अब कॉन्टिजेंट लायबिलिटी जो उसमें अराइज हो रही है अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट, अब वो अराइज हो गई है और बैंक जो है इंपोर्टर बैंक वो अब लायबल हो गया है पेमेंट करने का। लेकिन उससे पहले वो कुछ प्रोसेस की तरफ जाएगा। इंपोर्टर बैंक फौरी तौर पर उस बिल ऑफ एक्सचेंज के डिसऑनर होने को लीगलाइज करवाएगा। लीगलाइज करवाने के बाद जो है जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसी के पास होंगे, बैंक के पास होंगे, अगर ये टाइम बिल होगा तो बैंक उसको अपने क्लाइंट को हैंडओवर नॉर्मली नहीं करता। तो डॉक्यूमेंट्स जब बैंक के पास होंगे तो बैंक जाएगा और उनकी डिलीवरी ले लेगा, गुड्स की डिलीवरी लेकर बी पॉइंट में उनको स्टोर करवा लेगा और उनकी इंश्योरेंस करवा लेगा और साथ ही एक्सपोर्टर को रब्ता करेगा और एक्सपोर्टर को रब्ता करके बोलेगा कि एक्सपोर्टर आप अपना फोकल पर्सन अपॉइंट करें इन केस ऑफ नीड, यानी कि अब ये प्रॉब्लम राइज हो गई है, अगर इंपोर्टर बैंक किसी भी मौके पे कोई रब्ता करना चाहे तो किस बंदे से रब्ता करे आपके फर्म में एक्सपोर्टर से, तो आप अपना फोकल पर्सन अपॉइंट कर दें। तो उसके बाद बैंक क्या करेगा, उस गुड्स को जो है वो स्टोर करवाएगा, स्टोर करवा के उसकी इंश्योरेंस करवाएगा वहीं पे जो है वेयर हाउस में, और उसके बाद फिर जब वहाँ से फिर अपने गुड्स को ले लेगा, गुड्स लेने के बाद फिर जाएगा और उन गुड्स को प्रॉपर किसी वेयर हाउस में स्टोर करवा देगा और वेयर हाउस वाले अपने पास रख कर उसको ट्रस्ट रसीद दे देंगे, गुड्स हमारे पास आ गई और ये आपकी हमारे पास इमारत है। बैंक अब उन गुड्स का मालिक बन गया है, क्योंकि अब लायबिलिटी बैंक की है लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर। बैंक ने अब लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर पेमेंट को अरेंज करना है और पेमेंट करनी है। लेकिन साथ के साथ जो गुड्स जो हैं वो भी अब बैंक के गले डल गई हैं, तो बैंक ने अब उनको भी मैनेज करना है। बैंक उनको कैसे मैनेज करेगा, बैंक पहले स्टेप में इंपोर्टर जो है जो उसी से रब्ता करेगा, इंपोर्टर बैंक अपने इंपोर्टर से रब्ता करेगा कि भाई तू तो डिफॉल्ट कर गया है, तूने तो पेमेंट से इनकार कर दिया, तो डिसऑनर हो गया, तो डिफॉल्ट करने के बाद अब मेरे लिए मसला बना हुआ गुड्स को डिस्पोज ऑफ करना। तो आपकी पेमेंट की कैपेसिटी क्या है, उससे वो हो सकता है कि वो कहे जी मेरे पास तो अभी 1/4 पैसे हैं, बैंक उनको कह सकते हैं कि 1/4 मुझे दो, 1/4 मैं गुड्स दे देता हूँ और तुम मुझको बेचो, फिर नेक्स्ट 1/4 आप ले लेना, फिर उसको बेचना, फिर उसके पैसे देना, फिर इस तरीके से मुकम्मल माल की डिस्पोज ऑफ हो जाता है। लेकिन अगर इंपोर्टर भी इस सिलसिले में कोई हाथ नहीं पकड़वाता इंपोर्टर बैंक को, तो फिर बैंक क्या करेगा, बैंक जो है अपने जो है उसको ओपन मार्केट में सेल करने की तरफ आएगा। उसको डिफरेंट जो उसके मार्केट में बायर होंगे उनको कहेगा कि मेरा ये माल पड़ा हुआ है इस वेयर हाउस में, इसमें जाएं, और लास्ट वाला जो पॉइंट इंस्पेक्शन सैम्पलिंग ऑर्डर है मैं उनको कह दूंगा, आप जाएं उनसे वहाँ से उनको माल को इंस्पेक्ट करें, और अगर चाहें तो आप वहाँ से कोई जो है वो सैंपल के तौर पे सैंपल ले सकते हैं, तो वो भी मिल जाएगा। और जब अगर वो हो जाएगा और बात बन जाएगी तो बैंक फिर इस ऊपर वाले पॉइंट में उन
इन बंदों का दे दे, इनके साथ मेरी सेटलमेंट हो गई है और मेरी इनके साथ डील हो गई है। तो क्लास इस तरीके से ये जो है हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है इसमें पूरे होते हैं, जो हमारे 5 डॉक्यूमेंट्स हैं और जो आखिरी फाइनेंशियल और फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। तो क्लास फाइनेंशियल और फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स को हम रिकैप कर लेते हैं। इसमें हमने देखा कि इसमें 3 तरह के हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है और डीए और डीपी है। और उसमें हमने देखा प्रोमिसरी नोट जो है प्रॉमिस होता है बाय द बायर के मैं ए सर्टेन डेट पे इतनी अमाउंट को पे करूंगा। बिल ऑफ एक्सचेंज इसमें पार्टीज आपको पता है ड्रा होता है, ड्रायर होती है और इसके अलावा पे होता है जो ड्रा ड्राई और पे 3 पार्टी इसमें इन्वॉल्व होती है। बिल ऑफ एक्सचेंज में प्लस आपको पता है कि इसमें जो है वो बिल ड्रॉ करता है जो सेलर होता है और बायर उसको एक्सेप्टेंस देता है, फिर वो बिल वापस सेलर के पास आ जाता है। सेलर उस बिल को बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट भी करवा सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज या ड्राफ्ट 2 तरह का होता है, एक साइट होता है, एक यूजर्स होता है। साइट होता है जिसकी मौके पे पेमेंट होती है, यूजर्स होता है जिसमें टाइम पीरियड इन्वॉल्व होता है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें क्लीन बिल है, डॉक्यूमेंट्री बिल है, दोनों का पेयर है। जब बिल ऑफ एक्सचेंज लोन ड्रा हो, साथ डॉक्यूमेंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड ना हो तो क्लीन बिल होता है, अगर डॉक्यूमेंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड साथ हो तो डॉक्यूमेंट्री बिल होता है। शॉर्ट बिल और लॉन्ग बिल अगर 3 महीने के लिए तो शॉर्ट बिल, 3 महीने से ज्यादा हो तो लॉन्ग बिल है। फिर उसके बाद बैंक बिल जिसकी एक्सेप्टेंस बैंक दे, और ट्रेड बिल जिसकी एक्सेप्टेंस ट्रेडर दे, इंपोर्टर दे। उसके बाद अकोमोडेशन ऑफ बिल्स हैं, ये आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा भी होगा। अकोमोडेशन बिल ऐसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं जिसमें ट्रेड नहीं हो रही होती, बल्कि एक दूसरे की फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए एक दूसरे बिल ड्रॉ करके डिस्काउंट करवा लिए जाते हैं ताकि एक खास पीरियड के लिए उनके पास कुछ फंड्स अवेलेबल हो जाएं। डीए स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, डीपी स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। जब पेमेंट के लिए केस नेगोशिएट करता है एक्सपोर्टर बैंक इंपोर्टर बैंक के साथ, अगर मौके पर ही पेमेंट होनी हो, साइड बिल हो तो डीपी होगा, डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाएंगे अगेंस्ट पेमेंट के। और अगर वहाँ पे यूजर्स बिल हो तो बिल ऑफ एक्सचेंज यूजर्स हो तो फिर डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाएंगे अगेंस्ट द एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मे बी ऑफ बैंक एक्सेप्टेंस और मे बी द ट्रेडर एक्सेप्टेंस। और अगर डीए हो तो फिर वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो ड्यू डेट पर जो है इंपोर्टर के पास प्रेजेंट होगा, इंपोर्टर बैंक के पास प्रेजेंट होगा कि जी आप इसकी पेमेंट करें जिसमें उसकी एक्सेप्टेंस दी होगी। प्लस उसके बाद हम लोगों ने डीए और डीपी किया। डीए और डीपी में जैसा कि पहले भी हमने देखा, अगर डीए हो डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस हो तो, और डीपी हो डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट हो तो उस सूरत में क्या होगा। अगर डीपी हो मतलब मौके पे उसकी पेमेंट होनी हो और डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस अगर बाद में इसकी बाद में पेमेंट होनी है, लेट से दोनों सूरतों में अगर प्रेजेंट होता है बिल ऑफ एक्सचेंज डॉक्यूमेंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड भी उसके साथ है डीपी में, तो और वहाँ पे डिसऑनर हो जाता है तो उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर वहाँ पे डीए डीए है एक्सेप्टेंस है तो एक्सेप्टेंस हो जाती है, डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाते हैं। तो लेकिन गुड्स को फिर जो है वो अपने पास बैंक अपने पास रख लेता है जब तक क्लाइंट उसकी मुकम्मल पेमेंट इंपोर्टर नहीं कर देता। और एंड स्टेज पे जाकर अगर वहाँ से भी अगर डिसऑनर हो जाए बिल ऑफ एक्सचेंज तो बैंक फिर ये करेगा कि इंपोर्टर बैंक की जिम्मेदारी राइज हो जाएगी लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर, वो तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार बनेगा और वो उसके डिसऑनर होने का बिल ऑफ एक्सचेंज के डिसऑनर होने को लीगलाइज करवाएगा। जब वो लीगलाइज हो जाएगा तो फिर बैंक गुड्स को जो है अपने उधर से ही वहाँ पे पोर्ट पे ही लेकर स्टोर करवाएगा, उसकी इंश्योरेंस करवा लेगा और साथ ही एक्सपोर्टर को बोलेगा कि अपना फोकल पर्सन इन केस ऑफ नीड अपॉइंट कर दे। बैंक फिर वहाँ से गुड्स को क्लियर करवा कर अपने पास जो है वो किसी वेयर हाउस में शिफ्ट करवा देगा, और जो वेयर हाउस थर्ड पार्टी भी हो सकता है और उससे उस वेयर हाउस से फिर ट्रस्ट रिसीट ले लेगा। और उसके बाद फिर बैंक उसको उन गुड्स को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करेगा। 2 तरीके उसके पास अवेलेबल होंगे। पहला तरीका ये कि वो इंपोर्टर से ही दोबारा नेगोशिएट करे और उससे कहे कि जितनी आपकी गुंजाइश है उसके हिसाब से आप माल पार्शली उसको उठाते जाएं, बेचते जाएं और फिर बाकी माल उठा लें। अगर बैंक देखता है कि क्लाइंट इस काबिल भी नहीं है, क्लाइंट डिफॉल्ट कर चुका है, तो फिर बैंक इसको ओपन मार्केट में सेल करता है और उसके इंस्पेक्शन के लिए भी इजाज़त देता है, उसके सैम्पलिंग भी करवाता है और फिर वेयर हाउस को डिलीवरी ऑर्डर का भी बोल देता है जी मेरे इसके साथ सेटलमेंट होगी, आप मेरी गुड्स इस बंदे को दे दें, ये जो कि नया बायर है जो मार्केट से उसने तलाश किया हुआ है। प्लस यहाँ पे ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। ये हमारा चौथा चैप्टर है जो हमने मिड के सिलेबस में टोटल हमारे 6 इसमें चैप्टर्स हैं, उसमें से 4 चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 3 चैप्टर जो हम लोग रेगुलर क्लासेस में कॉलेज में हम लोगों ने किए थे, और ये पहला चैप्टर था जो 4 सेशन में ऑनलाइन क्लासेस में हमने कंप्लीट किया है। तो इसमें 5 जो हमारे डॉक्यूमेंट्स थे, एक नज़र इनको आप देख लें। जो हमारे पास इसमें 5 डॉक्यूमेंट्स थे,
उसमें जो है पहले जो हमने इसमें सारे के सारे पढ़े हैं, ताकि हमारा सारा का सारा रिकैप हो जाएगा। वो क्या है, वो ये है हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स जो इसमें आ रहे हैं, पांचों डॉक्यूमेंट्स की जो कैटेगरी है इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, जो हमने 4 सेशन में कंप्लीट की है। क्लास आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और इस सेशन को रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आंसर और डिस्कशन है वो ऑनलाइन होगी, और वो दूसरा पार्ट होगा हमारे पूरे लेक्चर का। तो उसका शेड्यूल के मुताबिक जो CRGR ने आपको दिया हुआ शेड्यूल के मुताबिक हम लोग ऑनलाइन उस सेशन को जो है वो करेंगे। तो जो आपके क्वेश्चन आंसर है उसके रिलेटेड उसमें आप लोगों को वेलकम करेंगे। क्लास अब मैं इजाज़त चाहूँगा, आप लोगों के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं। टेक केयर एंड अल्लाह।